काम के अंदर उनका अनुपात जो है, और जो बौद्धिक साधन हैं उनका अनुपात बढ़ता है। डीमेटेरियलाइज्ड सोसाइटी यानी कि भौतिक साधन कम होंगे तो पर्यावरण पर भी असर कम पड़ेगा, प्रदूषण भी कम फैलेगा, वेस्ट भी कम होगा, और जो ज्ञान है उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। खाली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मशीन लैंग्वेज की बात नहीं है ज्ञान के अंदर। ज्ञान का मतलब है जो भी काम लोग कर रहे हैं, जिसके पास हुनर है, जिसके पास कौशल है, जिसके पास कोठासूझ है, जिसके पास प्रयोगधर्मिता है, वो किस प्रकार से रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी एक आदत बन जाए, हमारा एक अभ्यास बन जाए, हम एक ही चीज को बार बार दोहराते न रहें। एक छोटा उदाहरण है, अक्सर मैं कहा करता हूँ कि भाई अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं और आपसे कोई पूछे कि भाई सब्जी को काट के धोना चाहिए या धोकर काटना चाहिए, तो क्या जवाब होगा कि धोकर काटना, काट के नहीं धोना चाहिए। उसके जो फ्री अमीनो एसिड हैं, जो भी तत्व हैं, वो रह जाएंगे पानी में। बात छोटी सी है, लेकिन हमारे समाज में बहुत सारे 20 और 25 और 100 करोड़ भी हो सकते हैं ऐसे घर जहां पर काट के है ना। मतलब कि 110 रुपए की सब्जी आपने ली तो न तत्व उसमें सिर्फ आपको 2.5 या 3 रुपए के मिल रहे हैं, बाकी सब रह गए पानी। ज्ञान पर समाज में ऐसा नहीं होगा। ज्ञान पर समाज में हम सवाल उठाएंगे, क्या मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं बहुत सालों से वो सही तरीका है या कुछ परिवर्तन की आवश्यकता, और क्या परिवर्तन मैं कर रही हूं उस परिवर्तन की आवश्यकता है या जो पुराना तरीका था वो सही था। एक उदाहरण और है, आजकल कुकर आ गए तो प्रेशर कुकर में हमने खाना बनाना शुरू कर दिया, जल्दी बन जाता है फटाफट। अब पूरी दुनिया में स्लो फूड यानी कि धीमे धीमे पकने वाले खाने की कीमत बढ़ती जा रही है। क्यों? कि वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया कि जब धीमी आंच में ज्यादा देर तक मिट्टी के बर्तन में या कसकुट के बर्तन में आप सब्जी पकाते हैं तो उसके ज्यादा तत्व हमारे शरीर को मिलते हैं। उसी को जल्दी पका लेंगे तो वो तत्व हाई प्रेशर पे, हाई टेम्परेचर पे खत्म। अब ये तो हमारी पुरानी परंपरा थी, धीमी आंच में खाना बनाना, लेकिन हमने उसको छोड़ दिया नहीं परंपरा। तो मतलब दोनों तरफ सवाल उठे, क्या हम जो परिवर्तन कर रहे हैं वो सही है या क्या जो परंपरा चल रही है वो सही है। दोनों में सवाल उठाने की जरूरत है। हमने शोध यात्रा में 5 ऐसे जिले मिले जहां पर कुपोषण की समस्या नहीं के बराबर, कुपोषण बच्चों में कुपोषण बहुत बड़ी दिक्कत है देश के अंदर। हमारे देश में गुजरात में भी कुपोषण की बहुत सारी तादाद है। जो दुख की बात है, बहुत सबसे विकसित राज्य है, यहाँ तो कुपोषण 0 होना चाहिए, फिर यहाँ क्यों कुपोषण है बच्चों में, सवाल उठना चाहिए। तो 4-5 जिले मिले, बरगढ़ उड़ीसा में, अंडमान महेंद्रगढ़, अनंतनाग और गुरेज, ये जिले थे जहां पर कुपोषण नहीं के बराबर। इनमें ज्यादातर में 2 बातें मिली। माताएं दूध बच्चे को 2 या 3 साल तक पिलाती थी, और अनंतनाग में भी देखा, बरगढ़ में भी देखा, थोड़ी बहुत सब्जियां या तो उगाते थे। बस अनंतनाग ऐसा जिला मिला हमें, और भी जिले होंगे लेकिन हमें वहां मिला। अब जो ये लोग आते हैं उस इलाके से जहाँ बहुत बड़े बड़े खेत भी है, लेकिन खेतों में सब्जी का खेत नहीं होता। घर की खेत सब्जी जो है वो बाजार से आती है, जो सब्जी लगाते हैं लोग। अनंतनाग में हर खेत के अंदर सब्जी की क्यारी, बरगढ़ में हर खेत के अंदर, हर घर में आसपास जंगल से लाते थे या खुद उगाते थे।
ऐसा भी नहीं कि सारा ज्ञान लुप्त हो गया हमारा। कहीं कहीं ज्ञान, चाहे वो पारंपरिक ज्ञान हो या सामयिक ज्ञान हो, वर्तमान है, उसके बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो छोटी छोटी बात, सबको मालूम है कि गर्मी के अंदर पानी की जरूरत पड़ती है। एक ही जिला मिला अपने देश में जहां हर 100 कदम पर पानी का घड़ा मिलता था, वो था महेंद्रगढ़, हरियाणा। भाई यहाँ चले हम सुरेंद्रनगर से आगे पूरी रोड पे आप चले जाओ, कहीं मुश्किल से आपको घड़ा किसी दुकान के पास रखा या कहीं मिल जाएगा जहां से आदमी रुककर खुद पानी पी ले। वहां पर व्यक्ति नहीं बैठते इनकी जगह पर, थोड़ा सा कपड़ा बनाया, उसके अंदर मटका रख दिया, डब्बा रख दिया, पानी पी ले। बस स्टैंड पे जाओ तो बच्चे भागते हैं आपके मुझे पानी पिलाने के लिए। है भाई, क्या कारण है? ये ज्ञान कैसे पैदा होता है? एक 4 सीढ़ियां होती हैं, विचार, व्यवहार, व्यक्ति, विचार, व्यवहार और संस्कार। ये कैसे संस्कार बन गया है इन 4 चीजों में? माँ के दूध को ज्यादा दिन तक पिलाने का बच्चों को, या पानी के लिए जगह जगह खड़े रहने का महेंद्रगढ़ में, ये संस्कार कैसे होता? तो हमें सोचना चाहिए कि बहुत सारा अनुभव हमारे समाज में ऐसा है जिसके लिए सरकार की भी जरूरत नहीं है, वैज्ञानिकों की जरूरत नहीं है। एक दूसरे से सीखेंगे। वही हनी बी नेटवर्क का काम था, मधुमक्खी का काम था कि मधुमक्खी एक फूलों का पराग दूसरे फूल से जोड़ती है। तो क्या ऐसे अनुभवों को हम एक जगह से दूसरी जगह बांटें ताकि वो सब समाज के काम आए मुक्त रूप से, और हमारा समाज तेजी से आगे बढ़े, स्वस्थ बने, सुसंस्कृत बने। वरना कोई कारण नहीं है कि बाकी समाज में चिंता नहीं आनी चाहिए कि भाई गर्मियों में लोगों को प्यास लगेगी, पानी कहाँ पिएंगे। मैंने छोटा सा अनुरोध किया जब मैं रिटायर हो रहा था आईएम से, आपने तो कुछ को पता होगा, तो मेरे डायरेक्टर था, मेरा पुराना विद्यार्थी था वो हार्वर्ड का, तो उसने पूछा भाई अनिल तुम्हारे लिए हम कुछ कर सकते हैं, आप तुम रिटायर हो रहे हो। 28 अप्रैल की बात थी 2017 की। तो मैंने कहा भाई ऐसा है कि अब तुम करना चाहते हो, पूछ लिया तुमने सवाल, तो एक इच्छा है। मैंने बताया तो था कई बार, लेकिन सुना नहीं किसी ने। तुम करोगे तो मुझे खुशी मिलेगी। बोले क्या? मैंने कहा बहुत से वेंडर हमारे ऑफिस में आईएम के बाहर आते हैं अपना पैकेट देने के लिए या किसी काम के लिए, अब उनके पास 15 रुपए नहीं होते पानी की बोतल खरीदने, तो पानी का प्याऊ लगा, तो भाई उन्होंने लगा दिया। 30 अप्रैल को मैं रिटायर हुआ, 30 अप्रैल को उन्होंने एक प्याऊ लगा दिया। अब अगर हम देखें, पहले हमारे गांव में प्याऊ का गांव बनते थे, वो प्याऊ, बहुत सारे गांव में प्याऊ बने थे। अभी एनआईएफ ने भी किया, अपने बाउंड्री के बाहर उन्होंने पानी का बड़ा अच्छा कूल और फिल्टर पानी का प्याऊ बनाया। सब जगह सभी ज्ञान के अंदर भी कूलर लगाया हुआ है, एक नल बाहर है, एक नल अंदर है, बच्चे बाहर से पी लेते। अगर देखा जाए तो हर सोसाइटी, मैं आप सबसे अनुरोध कर, जो दीवार बाहर है वहां पानी का एक नल होना चाहिए। पानी पिलाना बड़ा पुण्य का काम है, बहुत पुण्य का काम। सबसे बड़ा पुण्य अगर आप समझो तो भाई प्यासे को पानी पिलाओ। खाना नहीं खिला सकते, पानी नहीं पिला सकते हो। लेकिन ऐसा आधुनिकता का दौर चला है कि बड़ी बड़ी संस्थाएं जिनके पास हजारों करोड़ रुपया भी है, वो भी, और छोटी छोटी संस्थाएं, छोटी छोटी सोसाइटी पानी की बात भूल जाते हैं कि जो हमारी सुविधा के लिए हमारे पास आते हैं, जो वेंडर आते हैं ना, अमेजोन वाला, फ्लिपकार्ट वाला, ये सब बहुत कम पैसे में काम करते हैं। 7,000, 8,000, 10,000 रुपये काम करते हैं। ये पूरा घर चलाते हैं अपना, सुबह से रात तक काम करते हैं। तो कैसे पैसा खर्च करेंगे? 15 रुपये कितनी बोतल खरीदेंगे वो पानी की? तो साफ पानी मिले। अब ये समझ कैसे पैदा हो? ये कोई बड़ा काम नहीं है, खर्चा भी ज्यादा नहीं है, कोई ऐतराज भी नहीं करेगा। देखो मैं बताऊंगा आपको बात, आप कहोगे तो कोई ऐतराज शायद नहीं करेगा। लेकिन संवेदना एक बड़ा सुंदर शब्द है। जब हमने हनी बी नेटवर्क बनाया तो एक मानस मन में आया, एक नया तरह का इंसान बनेगा जो सुसंस्कृत भी होगा, संवेदनशील भी होगा। संवेदना मतलब सम माने बराबर, घेरना माने दर्द। जब दूसरे का दर्द उतना ही गहरा महसूस हो जितना इसको होता है, तो वो उसका नहीं, मेरा दर्द हो जाता है। फिर स्वांतः सुखाय के लिए, अपनी खुशी के लिए
अपने दर्द को कम करने के लिए मैं सृजनशीलता दिखाऊं, वो है ज्ञानप्रद समाज की भूमिका। इसका आधार है कि जब हम किसी पे एहसान नहीं करते, जिन्होंने नवाचार किया किसी पे एहसान नहीं किया, अब वो दिक्कत उनके मन में आ गई, मन में दिक्कत आ गई तो कैसे हल करें, उसके लिए नए नए तरीके सोचे और उन तरीकों में से कुछ तरीके सफल हो गए। अब उन तरीकों को ढूंढने की जुम्मत चलाई नेटवर्क में और ये सब संस्थाओं ने कोशिश करी और उनको आगे बढ़ाने की बात। जब ज्ञान बना था तो ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको कोने में, इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, एंटरप्राइज। उस समय तो इंक्यूबेटर शब्द की भी बहुत जो लोग नहीं जानते थे। 1997 में कोई इंक्यूबेटर था नहीं देश के, इनोवेशन की भी चर्चा नहीं होती। आज तो इनोवेशन सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो करें ना करें। इसमें हनीबी नेटवर्क की भूमिका एक सजग भूमिका के रूप में रही और काफी सारे लोगों के अनुभवों को ढूंढा, फैलाया, बढ़ाया। राष्ट्रपति जी द्वारा सम्मान मिलता है। अभी विपिन ने मुझे बताया कि 10 अप्रैल को इस बार फिर से राष्ट्रपति भवन में समारोह होगा और हमारे देश के नवसर्जकों को वहाँ सम्मानित किया जाए। तो मतलब एक परंपरा जो बनी थी डॉक्टर कलाम के टाइम से, प्रतिभा पाटिल जी ने राष्ट्रपति भवन में शुरू किया बुलाना इनोवेटर को, और श्री प्रणब मुखर्जी ने उसको एक उत्सव का नाम दिया और राष्ट्रपति भवन में 10 इनोवेटर, बच्चे, बड़े और गांव के लोग 15-15 दिन या 20-20 दिन मेहमान बनते रहे। अमृत भाई रहे वहाँ पर और मनसुख भाई टिकानी रहे, दो और कौन रहा? देखो भाई, मैं नहीं रहा राष्ट्रपति भवन में कभी, लेकिन ये लोग रहे। अरे इनके लिए ताली बजा रहे हैं। राष्ट्रपति जी का मेहमान होना कोई छोटी बात नहीं है। पूरी दुनिया में कोई देश नहीं है ऐसा जहां पर राष्ट्रपति न केवल उनको मेहमान बना के रखा, जो भी उत्सव राष्ट्रपति भवन में होता था, इन 10 लोगों की कुर्सियां अलग लगी होती थी। उसी हॉल में, कौन सा हॉल है वो, अशोका हॉल है, कौन सा हॉल है, जहाँ पर सारी सेरेमनीज होती हैं, चाहे वो मिलिट्री के अवार्ड हो या कोई और अवार्ड हो, ये वहाँ पर 10 लोग बैठते थे अलग से। हर फंक्शन में इनको बुलाया जाता और अलग अलग मिनिस्ट्री में मिनिस्टरों से इनकी मुलाकात कराते थे कि भाई तुम्हारा काम कैसे आगे बढ़ाया जाए। ठीक है ना भाई? तो ज्ञान पर आधारित सम्मान देने की परंपरा भी नेटवर्क ने शुरू की। इनके पास जमीन कितनी है इससे मतलब नहीं, मजदूर है कि कारीगर है इससे मतलब नहीं, सामाजिक और कोई पहचान का तो मतलब ही नहीं। कोई नई बात है जो उन्होंने की है, वो नई बात ऐसी होनी चाहिए कि जिससे समाज में परिवर्तन आए, सार्थक परिवर्तन। उसका मूल्यांकन भी बड़ा अच्छा होता था समाज में। तो उनको आगे बढ़ने का मौका, हम ये तो नहीं कह सकते कि सबको मौका दे पाए, लेकिन काफी लोगों को जो साधन थे उसके अंदर कोशिश की। लेकिन ये काम किसी एक संस्था या नेटवर्क का तो नहीं। जो भी काम हम कर रहे हैं, चाहे शिक्षा हो, शिक्षा में बहुत सारे प्रयोग हुए, बहुत सारे परीक्षण हुए, बहुत सारे अध्यापकों ने प्रयोग किए, बच्चों ने अपने अपने आइडिया भेजे। एक स्कूल में बार बार मैं उसको अनुभव सुनाता हूँ, ज्ञान पर समाज में कैसे बच्चे कैसे सवाल उठाते हैं। तो अशोक राकेश पटेल है, नदी सर, तो पंचमहल में यहाँ पर जो माइग्रेंट यानी कि जो काम करने आते हैं मजदूर, उनके बच्चे ज्यादा पाते। तो एक क्लास में बच्चे बैठे थे मैट चटाई के ऊपर, टीचर बैठा था कुर्सी पे मेरी तरह से। एक बच्चा बोला, आपने हमें सामाजिक न्याय का पाठ पढ़ाया था। क्या बोला? हाँ पढ़ाया था। बोला, आप कुर्सी में बैठे हो, हम नीचे बैठे, ये न्याय है क्या? और उस दिन से उस स्कूल के अंदर कुर्सियां हट गई, अब टीचर भी चटाई पे बैठ। एक मजदूर का बच्चा आके पूछता है
प्रिंसिपल से, उसके कमरे, वहां बहुत बच्चे डरते नहीं, प्रिंसिपल कुर्सी बैठ जाते। बोला आपको लाइफाई मालूम है? उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मुसलमान बच्चा था। लाइफाई, लाइफाई सुना है किसी ने? वाईफाई सुना है ना? लाइफाई नहीं सुना? अब ये बच्चा मेरे ख्याल से 4वीं क्लास का है, बोला मैं आपको दिखाऊं? बोले दिखाओ भाई। तो बोला ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक कंप्यूटर रखा है आपका, इधर रखा है। अब दोनों कंप्यूटरों में लाइट के जरिए मैसेज पहुंचेगा, लाइफाई, यानी कि लाइट के जरिए वायरलेस कम्युनिकेशन। जब उसने करके दिखाया तो टीचर बोला ये मुझे नहीं आता, तेरे को किसने सिखाया? बोला मेरे पिताजी ने। मजदूर है उसका पिता, लेकिन पढ़ता है विज्ञान और नई नई चीजें अपने बच्चों को सिखाता है और बोलता है जाकर टीचर से पूछना ज्यादा। मतलब बच्चा टीचर को सिखा रहा है 5वीं क्लास में। ऐसे टीचर भी हमको मिले। और मेरे को इसने बताया तो मैं गया उसके स्कूल में। मेरा मतलब है कि ज्ञान पर समाज ढूंढता है ऐसे लोगों को जिन्होंने अपने अहंकार को काबू में किया और नम्रता के साथ जिससे भी सीखने का मौका मिला सीख। वो समाज मेरा तेरा या ऊंचा नीचा या ये इस धर्म का है कि उस धर्म का है, इस जाति का है कि उस जाति का, इस चक्कर में पड़ता नहीं। वो देखता है कि कहाँ पर कौन सा प्रयोग अच्छा है, इससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं और बढ़ाता है। ऐसे बहुत सारे टीचर, आज विजय शेरचंद नहीं आ पाए, लेकिन बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे किसान हैं, बहुत सारे कारीगर हैं। आप कुछ लोगों को आप मिला, देखा आपने भी। हमने एक बात और भी कोशिश की, मुझे लगता है आने वाले समय में इसकी जरूरत और ज्यादा पड़ेगी। हम जब घर में बातचीत करते हैं तो सिद्धांत क्या है किसी काम का, उसकी चर्चा कम करें। ये काम ऐसा है, ऐसा हो रहा था, तुम भी ऐसे करो। बच्चा बोलता क्यों? तो उस काम के पीछे जो सिद्धांत है, उसका जो विज्ञान है, उसकी चर्चा हम नहीं करते। अगर हमको नहीं मालूम होता जवाब तो हम शर्माते हैं कहने में, बच्चे मेरे को पास जवाब नहीं, मैं पता करूंगा फिर तुम्हें जवाब। तो बच्चा सीख जाता है बहुत जल्दी कि यहाँ पर अगर किसी को जवाब नहीं मालूम हो तो मानना नहीं चाहिए कि नहीं मालूम है, घुमा देना चाहिए बात। ऐसा ज्ञान तो समाज नहीं बनेगा। जो भी माँ बाप यहाँ बैठे हैं, जिनके बच्चे अभी सीखने की उम्र में हैं, एक बात तो हमें करनी पड़ेगी ना, मानना पड़ेगा कि कई सवाल बच्चों के होते हैं जिनका जवाब हमें नहीं मालूम होता है। नहीं मालूम होता है तो पता करना चाहिए, कोई विशेषज्ञ है उससे, उसको बताना चाहिए बच्चे को। इतनी मेहनत कौन करे? नहीं करे तो फिर मैं आउटसोर्स कर दो बच्चों को पालने के काम। कुछ काम टीचर को दे दो, कुछ इंटरनेट को दे दो, कुछ पड़ोसियों को दे दो, कुछ कोचिंग वाले को दे दो। आप अपना आराम से गर्व रखो, भाई मैं मेरे बच्चे हैं, पाल रहे हैं। कौन पाल रहा है? ये सब लोग पाल रहे हैं, मेरे पास टाइम नहीं है पालने। ज्ञान तो समाज में अगर आपको नहीं आता तो आप मानेंगे मुझे नहीं मालूम, सवाल का जवाब ढूंढ के बताऊंगा। एक बार एक संस्थान है यहाँ पर नरदीपुर में, महिला ग्राम विद्यापीठ, मुझे बहुत पसंद है, इस उदाहरण को बार बार रिपीट करता हूँ। तो वहाँ गया था तो मैंने कहा बच्चों का स्कूल भी है वहाँ पर, महिला ग्राम विद्यापीठ है, तो मतलब महिलाएं हैं, बच्चियाँ ही हैं शुरू से 1 क्लास से लेकर और BRS तक, बैचलर ऑफ रूरल स्टडीज। तो मैं स्कूल की बच्चों से बात कर रहा था, मैंने कहा ऐसा सवाल पूछो जिसका जवाब मुझे नहीं आता। अब उन्हें क्या मालूम मुझे क्या नहीं आता, लेकिन थोड़ा नटखट होती है बच्चियां। एक बच्ची बोली मुझे, मैं सवाल पूछूं? मैंने कहा पूछ। बोली रसोई में एक जगह गुड़ रख दो, एक जगह चीनी रख दो, चीनी पे लाल चींटी आएगी, गुड़ पे मकोड़ा आएगा, क्यों? अच्छा सवाल है ना भाई? वो केमिस्ट्री का आदमी है ना? लेकिन सवाल बढ़िया है कि नहीं भाई? सवाल के लिए ताली बजाओ बच्चों के लिए। उस बच्ची ने 1 मिनट के लिए मुझे स्तब्ध कर दिया। मैंने कहा बच्ची ऐसा है कि चींटियां तो सुनती हैं, रसायन दोनों में अलग है,
इसमें जरा सल्फर का कण रह जाता होगा अंश, और इसमें आयरन ज़्यादा होता है, तो शायद वो मकोड़े को आयरन चाहिए होगा, चींटी को शायद सल्फर की खुशबू चाहिए होगी, इसलिए उन्होंने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। लेकिन सच्ची बात यह है कि इस बच्ची ने ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना आसान नहीं। हमारे बच्चे हैं ऐसे, ये गांव के बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, शहर के प्राइवेट कॉलेज की स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉन्वेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। हम सुनते भी तो नहीं है ना बच्चों की बात, इतने व्यस्त हैं और चीजों में कि उन सवालों को पर शोध करके फिर उसको बताना, इतना काम कौन करे? तो समाज कैसे बनेगा ज्ञान? तो मुझे लगता है 4-5 बातें मैं कहूँगा, फिर हम चर्चा करेंगे। एक बात तो ये कि बच्चों को अगले आने वाले 50-100 साल में अलग तरह से पालना पड़ेगा। आजकल 1 साल का बच्चा भी ऐसे ऐसे करके ना फोन के ऊपर और गाना ढूंढ लेता है। और मुझे बता रही थी नमिका, उसकी बहन की बच्ची है प्रांशी, वो तो बोल के बोलती है, बोल बंगा बंगा को गाना हुआ ऐसा कोई, वो गाना प्ले कर, गाना मुझे चाहिए, गाना चाहिए, गूगल गूगल गाना प्ले। अरे छोटे छोटे बच्चे वॉइस कमांड से गाना सुन रहे, 1 साल की बच्ची है वो। आप लोग के घर में होता होगा ऐसा। तो ये बच्चे जो हैं बड़े होकर गजब के नेविगेटर बन जाएंगे इंटरनेट के, बहुत सारे सवालों का जवाब खुद ढूंढने की कोशिश करेंगे, गलत सही जो भी मिलेगा। कौन उनके साथ बहस करेगा, समझाएगा, आप पूछेगा भाई तुमने जो कुछ समझा है शायद वो सही तरीका नहीं है, और भी तरीके हैं, चलो मैं तुमको किसी से मिलवाता हूँ या मिलवाती हूँ या बताती हूँ, इसको ऐसे कौन से सोर्स ऑथेंटिकेटेड है और कौन से फेक हैं, ये बात बच्चों को बचपन से सिखानी। अब बात ज्ञान की नहीं आई, अब आई वैध ज्ञान, मतलब वैलिड नॉलेज की बात। वो ज्ञान जो विज्ञान सम्मत है। आपको पता है इस देश में बहुत सारे लोगों ने गणेश को पानी पिलाया था, दूध पिलाया था, सिंगापुर तक पिलाया था, खाली हिंदुस्तान में बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने पिलाया था। अरे हाँ वो पी रहा था भाई, अरे पी रहा था, सरफेस टेंशन की बात थी, सरफेस टेंशन से थोड़ा सा दूध आप मोची का बोले लोगे जूता मरम्मत करने का, तो वहां भी चढ़ जाएगा, वो तो किसी भी यंत्र में चढ़ जाएगा जहाँ सर दूध से छुआएंगे। तो कैसा देश है ये, पागल हो गया था 2-4 दिन के लिए। तो बच्चों को उस उम्र में जब बहुत आराम से वो प्रभावित हो जाते हैं दूसरों की बातों से, कैसे बचाएं उनको कि वो भ्रांतियां, किंवदंतियां और मिथ्या विचार से ग्रसित होकर एक अलग दुनिया में जीना शुरू कर दें, जहां पर सच्चाई, नेक नियति और योग धर्मिता की जगह ही ज़्यादा ना बचे। ये चिंता का विषय है। और आने वाले समय में मेरी चिंता एक यही है कि माँ बाप किस तरह से बच्चों को वैलिड नॉलेज, एक ज्ञान ऐसा जो सही है विज्ञान से, ऐसा ज्ञान प्रदान करने के लिए क्या क्या करेंगे, किस तरह की मर्यादाएं बनाएंगे, किस तरह का आबोहवा बनेगी, किस तरह का माहौल बनेगा, किस तरह का ज्ञान, किस तरह की लाइब्रेरीज बनेंगी। आप में से कुछ को पता होगा, गोंडल के महाराज थे भगवंत सिंह जी, हर एक गांव में लाइब्रेरी बनाई थी उन्होंने 1898 में। विडंबना यह है कि दादियां पढ़ी लिखी हैं, पोतियां अनपढ़ हैं, ऐसी मिल जाती हैं आपको उस इलाके के। आज क्या वो युग दोबारा से आएगा 1898 में जो गोंडल में हुआ था? क्या वो युग दोबारा से आ सकता है जब हर सोसाइटी में लाइब्रेरी होनी चाहिए? और हम देंगे किताबें आपको, आप भी लगाओ, हर घर से अगर एक एक किताब आए। कितने फ्लैट हैं यहाँ पर? 160। हर जन्मदिन पर, त्योहार पर, किसी चीज पर एक एक 2-2 किताबें भी देंगे ना हर साल। अभी तक तो हजारों किताबें हो जाती है यहाँ पर। कौन पढ़ता? हमारे बच्चे पढ़ते, बुजुर्ग पढ़ते, जिनके पास समय वो पढ़ लेते। इससे अच्छा निवेश कोई हो नहीं सकता अपने घरों को सुधारने का, अपनी नस्ल को सुधारने का, अपने समाज की भविष्य को सुधारने। मैं तो कहता हूँ 10% हमारी आमदनी का हिस्सा किताबों में खर्च होना चाहिए। जिस घर में किताबें आसपास होती हैं
उस घर के बच्चे खिलौने और कपड़ों पे ध्यान नहीं देते, वो किताबें मांगते। ये नहीं कहते मुझे नए नए खिलौने दिलवाओ, नए नए फोन दिलवाओ, नए नए कपड़े दिलवाओ। कपड़ों इन चीजों का शौक ही नहीं, उसका शौक अलग हो जाता है। अगर ज्ञानप्रद समाज बनाना है, हर घर में और हर मोहल्ले में लाइब्रेरी होनी चाहिए। एक कल्पना तो ये हमारी लाइब्रेरी खंडित हो गई तो 30,000 रेफरेंस हमारी साइट पर मिल जाएंगे, आपको 4-5 हज़ार किताबें मेरे घर पर मिल जाएंगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वही असली जायदाद होनी चाहिए। आदमी और कुछ कमाए ना कमाए, लेकिन किताबें आसपास बच्चों के हो जाएं, वो क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे उन पर छोड़ दीजिए। धीरे धीरे वो अपनी पहचान से, अपनी पसंद से खरीदना शुरू कर दें। पॉकेट मनी उनका किताबों के लिए होना चाहिए। जितना आप कमाते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा उनको दीजिए। मजदूर भी है तो उसको भी कुछ पैसा तो बच्चों के लिए देना ही पड़ेगा। एक बात। दूसरी बात, जैसा मैंने शुरू में कहा, महिलाओं की जानकारी हमारे पास बहुत कम है। लेकिन ऐसा नहीं है कि महिलाएं नए नए आविष्कार नहीं। एक किताब है, मैं बाहर जाता हूँ पढ़ाने के लिए विदेशों में, तो मैं कई बार पूछता हूँ हार्वर्ड में, MIT में, कॉर्नेल में, बर्कले में, भाई बताओ किसने पढ़ा है मदर्स एंड डॉटर्स ऑफ इन्वेंशन के बारे में। आप विश्वास कीजिए एक हाथ पढ़ा नहीं होता। मतलब ऐसी किताब 13 साल लगाए उसकी ऑथर में, नाम बताऊंगा उसका आपको भी, ऑटम स्टैनले। 13 साल लगाए लिखने में, 200 साल का इतिहास पेटेंट ट्रेडमार्क ऑफिस का हल्का सा पानी। तो 200 साल का इतिहास उसने अध्ययन किया इन्वेंशंस का, अमेरिका का, और महिलाओं महिलाओं की हिस्सेदारी सन 80 तक केवल 2% थी। 80 के अंत तक केवल 80 के अंत तक 8% थी। यानी कि इन्वेंशन की जो मक्का है तो मतलब कहने का ये है कि उसने बताया है, और हमारे देश में गंगा बहन जागनिक हुई है एक मानसा गांव में। 1898 की बात है। उन्होंने किताब लिखी थी 2080 हुनर। जब मोदी जी यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक इनाम की भी घोषणा की। अभी थोड़ी देर पहले उस कमेटी को याद आ गया अचानक, अरे भाई ये इनाम बनाया था, कैसे बनाया था? तो मुझे याद किया, मैं गया वहाँ पर। फिर बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन उनके नाम से उन्होंने एक इनाम घोषित जरूर किया था, महिला आविष्कार। बाकी बाद में लोग सो गए, कोई बात नहीं। तो महिलाएं कई बार जो आविष्कार करती थी है उसका श्रेय अपने पति को या पिता को, अपने घर के मर्दों को दे देते। ऐसा वहां भी हुआ, ऐसा हमारे देश में। गंगाबहन ने क्या किया? 2080 नुस्खे स्वावलंबित समाज के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इकट्ठे किए। स्याही कैसे बनानी है, अलग अलग चीजों। 14 साल की उम्र में विधवा हुई थी, टीचर थे। ऐसा कहते हैं कि 1000 प्रतियां इस किताब की 3 दिन में बिक गई, इतिहासकार बताते हैं। और ये भी कहते हैं गांधी जी को स्वदेशी की परंपरा का, स्वदेशी का प्रेरणा को शायद इस किताब से मिली होगी। उन्होंने 2005 में, 2020 में पहली बार कही ये बात। ये किताब तो आ गई थी 1818। तो मतलब महिलाओं की सूझबूझ कमी है ऐसा नहीं है, आकलन, डॉक्यूमेंटेशन उसका कम है, ये हमें मानना है। और जिन क्षेत्रों में उनको अधिकार मिला, 2 काम उनकी सीमा से बाहर कर दिए गए, बढ़ई का काम और लोहार का काम। सिवाय जो सेमी नोमैडिक ट्राइब है राजस्थान से जो निकली थी, मारवाड़ी, वो जो क्या बोलते हैं उनको, वंजारा जाति के जो लोग थे, उनको छोड़ दीजिए तो आपको महिला लोहार नहीं मिलेगी, महिला बढ़ी। मतलब यंत्र जो बनाने हैं उसका कौशल उनके हाथ से ले लिया। तो कैसे बनाती हूँ अपने लिए? लेकिन जो काम कर सकती थी, बच्चे को कैसे माँ के दूध से हटाना है, माँ का दूध ज्यादा है तो कैसे करना है, माँ का दूध कम है तो कैसे बच्चे को पाना।
अगर पेट में गैस बन गई माँ के कुछ खाने से तो जायफल को घिसके लगाना है नाभि पर। ये सब नुस्खे माँ ने निकाले, लेकिन और भी तरह के नुस्खे निकाले जिनके बारे में बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन उसका कहना जरूरी है कि जितने भी जिले हमारे देश के विकसित हैं, जैसे खेड़ा है, जलंधर है, करनाल है, कुरुक्षेत्र है, वहां पर महिलाओं का अनुपात आपको बहुत विशिष्ट तरह से कम मिलेगा पुरुषों से। भ्रूण हत्या और इन्फेंटिसाइड, छोटे बच्चे, दोनों तरह की हत्याएं उन राज्यों में, उन जिलों में ज्यादा हैं जो आर्थिक रूप से ज्यादा विकसित। क्या क्या तरीके ढूंढे वो भी महिलाओं ने ढूंढे, मैं उसकी बात नहीं करता, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि दोनों जो ज्ञानप्रद समाज है, ज्ञान हमेशा सार्थक होगा, साकार होगा, ऐसे किसने कहा? इनोवेशन ऐसी भी है जिनसे पर्यावरण का बहुत नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, हमारी नैतिकता का नुकसान होता है, वो भी बहुत सी भी इनोवेशन होती है। आप डायनामाइट का यूज करो मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में, समुद्र में या नदी में, छोटी मछली भी मर जाएगी, बड़ी भी मर जाएगी, बहुत सारी मछली पकड़ी जाएगी, मुनाफा बहुत होगा, लेकिन जो अच्छी बड़ी मछलियां हैं उनके अंडे देके उनकी जनसंख्या, उनकी संख्या, तादाद को सही मात्रा में बढ़ाने का मौका जो है वो खत्म हो जाएगा। अगले साल से ज्यादा मछली नहीं मिलेगी। तो इनोवेशन, ज्ञान पर समाज में ज्ञान को जांचना, और न केवल वैलिड तो वो भी है डायनामाइट से मारना भी, लेकिन क्या वो नैतिक तौर पर सही है, क्या पर्यावरण के तौर पे वो सही है, ये सवाल भी आपको पूछना पड़ेगा, और ये समझ हमारे बच्चों में और हमारे नीति बनाने वालों के मन में पैदा करें। अंत में एक बात है कि हम सब लोग, पहले प्रथा हमारे समाज में रही है, हर धर्म में रही है, पहली रोटी हम लोग घर में नहीं खाते, गाय के लिए, चिड़िया के लिए, गिलहरी के लिए, कुत्तों के लिए निकाल। धीरे धीरे वो प्रथा खत्म होती जा रही है, लेकिन ज्ञानप्रद समाज, संवेदनशील समाज हो और सर्वे भवन्ति सुखिनः, मतलब कि हर जीव के सुख की कामना हो, हर जीव का हिस्सा हमारे रोजमर्रा के खाने में से निकले, वो तो ज्ञानप्रद समाज है। वरना तो हम ज्ञान तो ज्ञान नहीं है ना, अज्ञानी समाज है जो अपने खाने में से एक हिस्सा और जीवों के लिए नहीं, वो अज्ञानी सब, ज्ञानी नहीं, ज्ञानी तो नहीं। और ये सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं है, सभी धर्मों में ऐसा कहा गया है कि एक हिस्सा चींटी के लिए, गिलहरी के लिए, चिड़िया के लिए और जीवों के लिए निकलना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हम शायद फिर से उस शाश्वत मूल्यों को प्राप्त करेंगे अपने जीवन में, और उसके लिए अथक प्रयास करेंगे कि जब हम नवाचार की बात करें, जब नव सर्जन की बात करें, तो एक जिम्मेदारी के साथ किया हुआ परिवर्तन, एक पर्यावरण के लिए जिम्मेदार हो, मानवता के लिए जिम्मेदार हो, हमारे समाज के सुख के लिए जिम्मेदार हो, हर तरह की जिम्मेदारी की भावना उस नवाचार के अंदर रहित हो। ऐसे नवाचारों को आगे बढ़ाना, बच्चों को सिखाना, बड़े बड़े आविष्कारों को आगे बढ़ाना, उसके लिए जोखिम राशि की कोशिश करना, पैसा निवेश करना उसमें, और पाठ्यक्रमों में जैसे सुबह बात हुई, अभी तो 2-3 लेसन आ गए हैं सीबीएसई किताबों में, मनसुख भाई प्रजापति का लेसन आ गया, धर्मवीर का आ गया, और भी आएंगे शायद धीरे धीरे। तो मतलब कि अब पाठ्यक्रम में भी बहुत दिनों के संघर्ष के बाद, तो हम लोगों ने ये बात कहनी तो शुरू कर दी थी बहुत सालों से, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। अब हमारे बच्चे उन नव सदकों के बारे में भी पढ़ते हैं, कहीं कहीं पर सीबीएसई में, कम से कम स्टेट के पाठ्यक्रम में तो नहीं आया, कहीं आया, एनसीईआरटी में आया, एनसीईआरटी में आया और सीबीएसई में ज्यादा है, नहीं एनसीईआरटी में आया। तो कहीं कहीं पर पाठ्यक्रमों में वो बातें आ रही हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ पाठ्यक्रम में आना बाकी है। नई शिक्षा नीति के अनुसार शायद समाज, पर्यावरण
और शिक्षा का संबंध सुदृढ़ हो, ऐसी अपेक्षा भी है और ऐसा हमको करना भी। लेकिन सारा पढ़ाने का काम टीचर पर मत छोड़ दीजिए। ये मत समझिएगा कि स्कूल और कॉलेज ही सिर्फ बच्चों को सिखाते। स्कूल कॉलेज में 8 घंटे रहते हैं बच्चे, 16 घंटे तो आपके साथ रहते हैं। हमारे बाबा कहा करते थे, बच्चों को सिखाओ मत, वो देख रहे हैं तुमको हर समय। हमारा व्यवहार उनका पाठ्यक्रम है, तो देखते हैं। हमारा झूठ बोलना, हमारा पाखंड करना, हमारा मिथ्या विचार, हम किसको बुलाते हैं अपने घर में, किसको बिठाते हैं, किसको नहीं बिठाते, किस बर्तन में किसको पानी पिलाते हैं, किसको नहीं पिलाते, ये सब देख रहे हैं। बताने की जरूरत नहीं। तो किस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं, वो क्या हम उसको अपने व्यवहार में ला पाएंगे, व्यक्ति विचार व्यवहार, और क्या उसके संस्कार बना पाएंगे, ये चुनौती है। मैं यहाँ पर अपनी बात समाप्त करता हूँ। ज्ञान संस्था से मैंने काफ़ी कुछ सीखा, सच्ची से सीखा, इनायत से सीखा। आज ये मैंने इसलिए आपसे बात की कि जो कल्पना है, अभी बहुत सारा काम बाकी है। अभी हमने बहुत कम उपलब्धियां मिली है, सच में बताऊंगा। कहने को हम कुछ तो पाते हैं कि भाई हमने बहुत बड़े काम कर लिए, लेकिन सच्ची बात यह है कि अगर हम पूछें कि 130 करोड़ लोगों में से कितने लोगों ने अपने जीवन में जो बातें मैंने आज कही उनका समावेश किया अपने बच्चों को पालने के लिए, अपने घर के व्यवहार में, अपनी पत्नी के साथ गैर बराबरी जो हो जाती है घर के अंदर, पुरुष प्रधान समाज के अंदर, उसके साथ उसको सही किया। एक छोटा सा किस्सा अंत में बस बात करता हूँ। IIT में एक कोर्स पढ़ा था बॉम्बे में, चक्कू के साथ, चक्रवर्ती है, 250 बच्चे थे फर्स्ट ईयर से लेकर MS तक के। तो पूछा ठंडा खाना कौन खाता है घर में? सोसाइटी के जो लोग सुन रहे हो मेरी बात ध्यान देना भाई, ठंडा खाना कौन खाता है? बोले माँ खाती है। धीरे से बोले बच्चे। मैंने कहा बड़ा जुल्म किया माँ, तुमको पैदा किया, IIT भेजा, और जब तुम घर में हो कोरोना के टाइम में तो ठंडा खाना भी वही खाती है। तो हम दोनों ने तय किया कि एक असाइनमेंट देते हैं, 1 हफ्ते तक बच्चे गर्म खाना बना के खिलाएं और फोटो अपलोड करेंगे। असाइनमेंट थी तो काम तो रिपोर्ट देखनी पड़ेगी, और फोटो अपलोड करेंगे। पहले रोटी की जो बनाई उन्होंने, दूसरी रोटी, तीसरी रोटी, सब्जी बनाई, किचन की, वो सब। तो संजीव कपूर को बुलाया उस प्रेजेंटेशन की क्लास में, और बच्चों को कहा अपनी माँ को बुलाओ क्लास में। तो क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन माँ भी आई। तो बच्चे बोला, मैंने बोला भाई क्या क्या सीखा जरा बताओ तो सही। बोला बच्चे, एक बच्चा बोलता है, मैं अभी बता रहा था कि जो चकला होता है ना, क्या बोलते हैं गुजराती में? वेलन जो है उसकी ऊंचाई थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए, झुकना पड़ता है रोटी बेलते हुए, ठीक है ना संजू? यार इतने दिन से नहीं पता चला, जब तक माँ बना रही थी रोटी, तुमको 1 हफ्ता बनाना पड़ा, सारे दिन दिख गए। IIT के बच्चे हैं। मतलब क्या हुआ? ये सब काम जो महिलाएं करती हैं, अगर पुरुष भी करेंगे तो परिवर्तन तेजी से होगा। उन सब चीजों में जो चीजें हमने नजरअंदाज कर दी समाज के अंदर, और महिलाओं में सहन शक्ति बहुत होती है, कोई कमी भी हो जाएगी ना किसी चीज में तो वो उसको जज्ब कर लेती हैं, शिकायत नहीं करती बहुत बार। अरे ठीक है ना, क्या इसका चिंता करना। जितना ज्यादा सहन करती हैं महिलाएं, उतना ही ज्यादा पुरुष प्रधान समाज उनकी जरूरतों को नजरअंदाज करता है। तो हमें आने वाले समय में ये गैप, ये कमी को दूर करना है, और ऐसा समाज बनाएं जिसमें हम मिलकर बच्चों के साथ, अपनी बहनों के साथ, अपने बुजुर्गों के लिए, सबके लिए कुछ बढ़िया बढ़िया संशोधन करेंगे, और एक ऐसा समाज बनेगा जिसमें चर्चा होगी घर के अंदर, घर के बाहर, सवाल उठेंगे ऐसे, जो हमारे न्यायप्रद समाज, ज्ञानप्रद और न्यायप्रद, जिसमें न्याय होगा समाज में, केवल मनुष्यों के साथ नहीं, जीवों के साथ भी, हर जीव के साथ न्याय होगा। गरीबों के लिए विशेष ध्यान देंगे हम अपनी जिंदगी में से कुछ हिस्सा। पुस्तकालय हर घर में होगा। जो सवाल का जवाब नहीं आता उसका हम खुल के मान लेंगे कि नहीं आता है, शर्म नहीं महसूस करेंगे अपनी अनभिज्ञता को स्वीकार करने में।
ऐसा समाज जो करुणाप्रद होगा, सहयोगी होगा, सृजनशील होगा, ऐसे समाज के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे तो ऐसा समाज जरूर होगा। धन्यवाद। आलोचना के शब्द सुने एक बार। कौन कर यहाँ जा, किसी को कोई सवाल है तो सवाल नहीं, कोई कमेंट है? कमेंट है। हाँ, खाली सवाल नहीं, आपकी कोई टिप्पणी है, कोई प्रतिक्रिया है? इससे संलग्न कोई आपका अनुभव है? हमारे पास 15 मिनट है, खाना बन रहा है ना? तो कोई आपका कोई अनुभव है इस विषय में? बोलेंगे। अरे तुमने देखा है ना, हम सबको देखा है तुमने भाई, कुछ हमारी कमियां बताओ ना, खुल के बताओ, परवाह नहीं करनी है। डरती क्यों? किसे डरती है? मैं हूं ना यहाँ पर, देख लो मैं कार्ड पकड़ सकता हूँ ना उसके। नहीं डरती तो बताओ ना कोई बात है। बोलो बोलो बोलो। कोई कमेंट? आप कुछ बोलो। हाँ देव तुम्हें। सर आपसे तो मेरा सवाल ही है, ज्ञान और अब तो हम हायर एजुकेशन में भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जा रहे हैं, पर मैं तो ज़्यादातर पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाती हूँ, स्कूल और इवन ग्रेजुएशन में मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा है। पर अभी प्रॉब्लम ये बढ़ती जाती है कि ज्ञान की जो परिभाषा है वो बहुत स्ट्रांगली इकोनॉमी से जुड़ी हुई है। तो इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट एक अलग बात है, और चीज़ों में लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है। और मुझे हमेशा ये सवाल होता है कि आप नीट की एग्जाम में पास हो गए, आप डॉक्टर हो गए, आपको पेशेंट में इंटरेस्ट है कि नहीं? आपको पेशेंट में इंटरेस्ट है वो पता नहीं। आपने नीट की एग्जाम दे दी, आप प्रोफेसर हो गए, आपको स्टूडेंट में या पढ़ाई में रस है पता नहीं। तो ये जो एक बॉन्ड बन गया है कि इकोनॉमिकल रिक्वायरमेंट और ज्ञान का, और उसी रोल एजुकेशन का सिर्फ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस रह गया है, उसके बीच हम मॉरल एजुकेशन की बात कहाँ रखें, या आपका जो पैशन है वही प्रोफेशन कैसे बने, वो बात कैसे रखें? ये एक बहुत बड़ा डायलेमा है। और आई एम श्योर जो भी सेंसिबल टीचर्स हैं सबका ये है कि इसीलिए हमें साइंस पढ़ना है क्योंकि पैसे कमाना है, इसीलिए नहीं क्योंकि साइंस मुझे पसंद है। तो ये डायलेमा बहुत बड़ा है, और ये डिमांड अब तो पेरेंट्स की भी वही डिमांड है। तो हमारा रोल क्या रहेगा? कश्मीर में हमारी शोध यात्रा थी, तो एक दीवार पर लिखा हुआ था, स्कूल की दीवार पर, भगवान आपको जमीन पे लाता है, एक अध्यापक आपको आसमान में ले जाता है। A God brings you to the earth, a teacher takes you to the sky। मैं इस बात से सहमत। तो एक प्रयोग जो मैं हमेशा अपने क्लास में करता हूँ आयन के अंदर, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के साथ, उन स्टूडेंट्स के साथ जो बहुत बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं, मैं बोलता हूँ चलो रात को चलेंगे हम, शाम को है, रात को शाम के टाइम। आज की क्लासरूम में नहीं होगी, जो क्लास 4 के एम्प्लॉइज हैं, चौकीदार, स्वीपर वगैरह, उनके घर के पीछे से शुरू करेंगे चलना। क्लास 4, क्लास 3, क्लास 2, क्लास 1 और फैकल्टी हाउस, इन सबके घर के पीछे पीछे जाते हैं और बोलता हूँ जरा देखते रहना अभी क्या दिख रहा है। वो समझ जाते। सबसे साफ जगह कहाँ दिखती होगी उनको? कॉमन प्लेस, हाँ, क्लास 4 के पास। क्योंकि जब एक कमरे का मकान है, बहन को नहाना है तो बुजुर्ग जो है घर के बाहर बैठते हैं यहाँ पर,
तो वहां सफाई करेंगे ना, वो गंदगी में थोड़ी बिठाएंगे बुजुर्ग को। सबसे साफ जगह कहाँ है? जहां पर सबसे कमजोर कड़ी है समाज की, और जैसे जैसे कड़ी मजबूत होती है मेरी जिम्मेदारी का दायरा छोटा होता जाता है। अब तो मेरा गार्डन और उसके अंदर मुझे पता है कैसे करना है, बाहर क्या हो रहा है मुझे मतलब ही नहीं है प्रोफेसर को। तो मैं ऐसा मानता हूं कि हमारी जो पढ़ाने का तरीका या हमारी शिक्षा का जो अभी तरीका है उसको अलग अलग तरीके से वो संवेदना पैदा करनी पड़ेगी। हमारे अपनी पेडागॉजी को थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना पड़ेगा। बच्चे अब उनको मॉरल लेसन नहीं दे सकते, वो नहीं सीखेंगे, लेकिन महसूस कर सकते, ये मैं मानता हूं। उनको मैं शहर के अंदर भी वॉक के लिए ले जाता हूँ, तो देखते हैं कि आज भी अहमदाबाद के अंदर बहुत से लोग जो पेड़ों से लकड़ियां इकट्ठी करके उन लकड़ियों से खाना बनाते हैं। उनके पास गैस या चूल्हे के और किसी चीज के लिए पैसे नहीं। हमारे कैंपस में आज भी लकड़ियों के अंबार दिख जाएंगे दीवार के साथ आपको, क्लास को अप्लाई की गैस के पैसे नहीं। तो ये विरोधाभास के देश की सर्वोत्तम संस्थान में जहां मैं पिछले 40 साल से पढ़ा, कुछ लोग कौन से युग में हैं जब हमारे यहाँ लकड़ी इकट्ठी करके चूल्हा, ईंट का चूल्हा बनाकर खाना बनता था। वो युग अभी भी है, हमारे कैंपस में है, शहर में है, देश में तो है ही। तो संवेदना तो पैदा करेगा, वो करें ना करें, आज नहीं करेंगे 10 साल बाद कोई बीज कब उगेगा ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन बीज उगेगा ये विश्वास में रखना चाहिए। दूसरी बात, मैंने अपनी किताब में भी लिखा है इसके बारे में, ग्रास यूनिवर्सिटी किताब जो है, ये बात है सन 71 मैं एक डिबेट में गया रांची के पास, कांके में, वहां से गया कलकत्ता, तो वहां बांग्लादेश के साथ युद्ध हो रहा था। उस समय आजाद करवाने की प्रक्रिया तेजी से बढ़ रही थी, तो हमने सोचा बॉर्डर पे जाएंगे, देखेंगे क्या हो रहा है। कुछ कौतूहल था, बचपना था, शायद 3rd ईयर में था मैं, 2nd ईयर 3rd ईयर में। तो एक आर्मी ऑफिसर मिला, बोला वहां मत जाओ, बहुत वहां पर किसी को कुछ नहीं पता कौन दुश्मन है कौन साथी है, कोई भी गोली चला रहे हैं, तुम लोग मारे जाओगे, रहने दो। ठीक है, मान गए बात। वापस आए स्टेशन पे तो लेट हो गए, ट्रेन मिस हो गई, अब पैसे थे नहीं और जाना है कॉलेज वापस। तो एक कुली ने देखा, भारी भरकम से थे, तो बच्चा परेशान हो रहा है, बोला क्या बात है? मैंने कहा पैसे नहीं है, घर जाना है, कैसे करूँ समझ में नहीं आता है, ट्रेन छूट गई है। बोला मैं बिठा दूंगा ट्रेन। तो मैंने बोला लेकिन मैं बिना टिकट के नहीं बैठना चाहता। तो बोले हम टिकट दिलवा देंगे। अब जांच में जान आ गई, तो मैंने कहा ऐसा करो पापा, अपना पता दे दो, घर जाके पैसे भेज दूंगा। बोले पता नहीं। एक बार कहा, दूसरी बार कहा, जब तीसरी बार कहा तो गुस्सा आ गया। बोले अब तूने पता मांगा तो मैं टिकट नहीं दिलवाऊंगा। मैंने कहा अच्छा चलो मत दिलवाना, तुम मत मुझे पता दो, ये बताओ मेरे सवाल में गलती क्या है, मैं क्या गलत कर रहा हूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। बोले देख तेरे को टिकट दिलवाऊं, फिर तेरे को पता दे, और तू जाके भूल जाएगा अगर, तो मेरा दुख बढ़ेगा ना। मैं टिकट भी दिलवाऊं और दुख भी बढ़ाऊं, ये मुझे सौदा स्वीकार नहीं है। उस कुली का कर्जा अभी तक उतार नहीं पाया। मतलब है कि समाज हमारा कैसा कैसा है, हमें बच्चों को समाज में एनकाउंटर पद्धति से सिखाना पड़ेगा, उनको समाज की यथार्थता। हमारा समाज बहुत करुणाप्रद है, बहुत दयालु समाज है। हम तो सारे देश में अभी आए, हम सिक्किम से वापस 48वीं शोध यात्रा पूरी करके आए हैं, चल के आए हैं पहाड़ों में। क्या जरूरत थी उन लोगों को हमारे लिए खाना बनाने की, हमारे लिए सब काम करने की? पता नहीं दोबारा कभी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि हमारे विद्यार्थियों में वो एक आभार की भावना प्रकट हो, महसूस करें वो खुद। हम उनको पढ़ाएंगे नहीं, ये बात महसूस कराएं
महसूस कराएंगे इस तरीके से कि वो खुद महसूस करें इस बात को, हमें कहना ना पड़े। हमने जब खाना बनवाया 1 हफ्ते का, तो हमें पढ़ाना थोड़ी पड़ा, हमको खुद ही महसूस हो गया काफी कुछ, 250 बच्चे। तो मतलब है कि हमारे सामने चुनौती ये है कि हम ऐसे प्रयोग करें अपने घर में, अपने कॉलेज में, अपने आसपास, कहना भी ना पड़े और समझ भी जाए। कहते हैं ना कई बार वो तो महसूस हो जाए, तो बड़ा अच्छा। ज्ञान जब हमने शुरू किया था तो एक बात कही थी कि भाई किसी इनोवेटर को ऑफिस में मत बुलाना, उनके घर पर सभी सुविधाएं पहुंचाना। मैंने कहा मुझे पता चला कि मैंने कभी किसी को बुलाया है तो मुझे बड़ी पीड़ा होगी, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, उन्होंने सृजनशीलता दिखा दी, उन्होंने समस्या का हल कर दिया, अब बाकी सारा काम हमारा है ना। एक उदाहरण और देता हूं, उसके बाद मैं आपकी अगला सवाल सुनूंगा। चेतन ने एक अध्ययन किया चबूतरों का। चबूतरे है ना हमारे गुजरात में होते हैं, चिड़िया को दाना रखते। एक चबूतरा था जिसके ऊपर वो मिट्टी से लेप कर रखा। अब देखो हमारा समाज कैसा है। गांव का नाम मुझे याद है, महसाना के पास का गांव। तो मिट्टी का लेप कर रखा था। इसने पूछा भाई क्या बात है, बहुत जगह मैंने चबूतरे देखे कंक्रीट के होते हैं, इस चबूतरे में आपने मिट्टी का लेप कर रखा है, क्या कारण? बोले ऐसा है, जब चिड़िया दाना खाती है तो उसकी चोंच जो है वो घिस जाती है। सीमेंट पर मिट्टी लगाने से चोंच घिसती नहीं है। कैसा समाज है, चिड़िया की चोंच की चिंता करता है। सही बात है विपिन, ये समाज की बातें हमें बतानी पड़ेगी, अपने विद्यार्थी को दिखानी पड़ेगी। जब पेड़ों पर चिड़िया अंडे देती है तो एक जगह पर कांटे बांध रखे थे पेड़ के चारों। अरे भाई क्यों? बोला बिल्ली जो है इनके अंडे ना खा जाए इसलिए। तो जब चिड़िया को अंडे देने का टाइम है तो उसकी भी रक्षा करता है हमारा, मतलब प्रकृति का संतुलन बना के। तो लंबा जवाब दिया मैंने आपकी बात का, लेकिन मुझे लगता है कि ये संभव है। मैं तो विश्वास करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि एक कहावत है, गुड आर्टिजन डज नॉट ब्लेम हिज टूल। एक अध्यापक अपने बच्चों की कमी नहीं निकाल सकता, जैसे हैं वैसे हैं, हमें तो उन्हें पढ़ाना ही है, समझाना ही है। हम उनकी कमी कैसे निकालें? अपने तरीके को बदलें। चेतन और कोई 5-7 मिनट में और कोई आप में से कुछ कहना चाहें? हमारे बहुत सारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, मेहमान हैं सोसाइटी में, हमारे साथ दोस्त लोग बैठे हैं। कौन सी वाली? कौन सी वाली याद दिलाओ। और कोई सवाल, और कोई बात, और कोई प्रश्न? भरत भाई कुछ कह रहे थे? बोलो 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 बोलो। भरत भाई आप में सबको बता दूं, ये बीजों का एक टेबल है, वहां पर बहुत सारे बीज रखे हैं। आप में से जिसको लेना हो ले लेना, अपने घर में लगाना हो लगा लेना। नहीं समझ में आए तो उनका नंबर पूछ लेना, वो बताएंगे आपको कैसे लगाना है, कब लगाना है। बीज बांटते हैं। हाँ, सबको नमस्ते। देसी बीज। ये मुझे बात बोलने हैं कि सब आप खाना खा रहे हो अभी और बाद में पहले 50 साल पहले टेस्ट था, जो रोटी सब सब्जियों में था, बाजरे में, रोटले में था, तो चला गया। तो वापस लेने के लिए जैसे पूरे 18 घंटे मेहनत कर रहा हूँ, तो खाने में जो टेस्ट लग गया, तो मैं गाँव में जाता हूँ, घूमता हूँ, मिलता हूँ, तो गाँव वाले को मैं पूछता हूँ कि भाई 50 साल पहले जो टेस्ट था चला क्यों गया? तो भाई बोल रहा है कि भाई हमने तो बीज के बारे में, देसी बीज के बारे में मैं काम कर रहा हूँ ना, तो भाई वो तो चला गया, मुझे वापस ले तो क्या करेगा? तो मुझे बोलता हूँ भाई जो गाँव में जो देसी बीज थे पहले 50 साल पहले, तो लुप्त हो गए, तो वापस गाँव से मैं लेना। मेरे को तो गाँव को, किसान को जो मैं बोल रहा था, तो आप लाएंगे तो हर जगह आपको तो मिल जाएगा। तो पहले तो खुराक में जो बाजरा है, ज्वार है, क्या गेहूँ है, सब, और वेजिटेबल में ज़्यादा मैं काम कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। भरत भाई की बात को इतना जरूर कहते हैं, ये मिलेट का साल है।
यानी कि तृणमूल अनाज जो है इनका वर्ष है ये। आपने सुना होगा, हमारा देश पूरे उत्साह के साथ ईयर ऑफ मिलेट मना रहा है। आज हमने कुछ बनवाया है मिलेट का भाई? हाँ, केक तो था मिलेट का, और रागी का ढोकला भी था सुबह। हाँ, तो मतलब मेरा कहने का ये है कि सभी साथियों से मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि मिलेट्स में कहीं ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। 1 रुपया आप मिलेट में खर्च करें, 1 रुपया गेहूँ और चावल में खर्च करें, तो उस रुपए से ज़्यादा न्यूट्रिशन आपको मिलेट से मिलेगा। कारण बड़ा सरल है, समझा देता हूँ 1 मिनट के अंदर। कि बारिश जब गिरती है मिट्टी के ऊपर, तो जहां ज्यादा सिंचाई होती है और ज्यादा बारिश होती है, सिंचाई ज्यादा हो या बारिश ज्यादा हो या दोनों ज्यादा, वहां जो भूमि के अंदर तत्व हैं वो नीचे चले जाते हैं पानी के साथ घिसकर। सूखाग्रस्त इलाके जो है, जहां बारिश कम होती है, वहां पर जमीन की ऊपर की सतह में वो सब तत्व विद्यमान रहते हैं। जब वो तत्व जब धरती बनी थी तब से वहां पर उपस्थित है। मिलेट्स हमारी सारी सूखे ग्रस्त इलाकों में उगाई जाती हैं, इसलिए उनमें पौष्टिक तत्व ज्यादा हो। अगर आपको कम खर्च में अधिक पौष्टिकता चाहिए तो अपनी खुराक में मिलेट तो शामिल करना ही चाहिए। और अगर हमारे सोसाइटी के लोग चाहेंगे तो हमारा आसपास की सोसाइटी को भी बुलाकर बात कर लीजिए आप 10-5 से, तो मिलेट फेस्टिवल भी कर सकते हैं कभी, ताकि लोगों को पता चले कि मिलेट्स के कितने सारे व्यंजन हम लोग बना सकते हैं, खा सकते हैं। अब की बार जब सात्विक हुआ ट्रेडिशनल फूड फेस्टिवल दिसंबर में सच्ची आयोजित करती है हर साल, तो हर एक को कहा गया था 2 या 3 मिलेट की डिशेस, 3 डिशेस वो बनाएंगे। तो बहुत लोगों ने सराहा। और हमारे पास ज्ञान का एक प्रोजेक्ट चल रहा है बारामूला कश्मीर में, सिक्किम में, और एक तीसरे जिला है नागालैंड, तो मतलब पाकिस्तान बॉर्डर पर, नेपाल बॉर्डर पर और म्यांमार बॉर्डर, तीनों बॉर्डर्स पे जो गांव हैं, बहुत पिछड़े हुए गांव हैं आर्थिक रूप से, वहाँ हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और मिलेट्स वहाँ से लाए हैं। हमारे यहाँ कुछ मिलेट्स आपको ज्ञान के स्रोत में मिल सकती हैं और भी मंगवा सकते हैं। एक एग्जीबिशन लगी हुई है यहाँ पर अलग अलग तरह की मिलेट्स की। जो बच्चे हैं उनको दिखाइए, कम से कम पता तो चले उनको कोदो क्या होती है, बाजरी क्या होती है, ज्वार क्या होती है। मिलेट के अलावा भी कुछ बीज है, लेकिन वो मिलेट को जो है एक साइड में कर देना चाहिए तरह अगर लोग बच्चे आए तो, ताकि मिलेट्स और बाकी सीड्स को वो समझ पाए। तो बहुत उपकारी है ये काम। भरत भाई जो देसी बीजों की बात कर रहे हैं, देसी बीजों में एक गुणकारी बात ये होती है कि जमीन की ज्यादा तत्वों को वो खींचकर अपना काम चला रहे हैं। उनमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता था ना, प्रकृति ने उनको ऐसा बनाया है कि वो जमीन से ही अपनी खुराक निकाल ले और आपको अच्छी पैदावार देंगे। ये सामर्थ्य जब हम बीजों को निकम्मा कर देते हैं, वो अपनी क्षमता को कम बैठ हो जाती है उनकी, और फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड जब उगाते हैं तो उनके अंदर इतने तत्व भूमि से नहीं आते। तो यदि आपको अच्छा खाना खाना है जिसमें ज़्यादा तत्व हो, तो आपको सूखे क्षेत्रों में जो अनाज होता है वो अनाज खाना चाहिए। तो आप कम खर्च में, कम कीमत में ज़्यादा अच्छी